नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। कभी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता रही उमा भारती आज भारतीय जनशक्ति पार्टी की कर्ता धर्ता हैं और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश में लगी हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे दौर के पहले दिन ही सभी विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार को हटाने की घोषणा करके उमा भारती ने कई राजनीतिक संभावनाओं और प्रश्नों को खड़ा कर दिया है। उनका राजनीतिक भविष्य कहां और क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज भी उमा भारती राजनीतिक मुद्दों पर अपने अंदाज में बेबाक टिप्पणी करने से नहीं कतराती। आपका नेता में आज चलेगा उमा भारती से ही सवाल जवाब का दौर। 3 मई 1959 को मध्य प्रदेश के लोध राजपूत परिवार में जन्मी उमा बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी रही हैं। 5 साल की उम्र से ही रामायण और गीता पर प्रवचन देने वाली उमा भारती 1984 में बीजेपी के टिकट पर खजुराहो से चुनाव लड़ी। इसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन 1989 में उन्होंने इस सीट पर भारी बहुमत से जीत दर्ज की। खजुराहो से उमा भारती 3 बार चुनाव जीत कर आईं। 1999 में वो भोपाल से चुनाव लड़कर संसद पहुंची और उसके बाद वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में मानव संसाधन, पर्यटन, युवा और खेल मामलों के साथ कोयला मंत्री रहीं। उनके राजनीतिक करियर में जुझारू नेता का तमगा 2003 में लगा, जब उन्होंने मध्य प्रदेश बीजेपी को 2/3 बहुमत से जीत दिलाई। उमा भारती के साथ विवादों का चोली दामन का साथ रहा है और इसका परिणाम यह रहा कि नवंबर 2004 में उन्हें बीजेपी से निलंबित कर दिया गया। लिहाजा उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन कर लिया। साथ ही उनकी बीजेपी में वापसी की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हिंदुत्व की पैरोकार साध्वी उमा रोटी और राम को एक तराजू पर रखकर भारतीय जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने की ठान चुकी हैं। लेकिन आज भी वो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के सलाह को दरकिनार नहीं करती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चिड़िया घोंसले से कितना ही दूर क्यों न उड़े, अंत में उसे लौटकर आना ही होता है। संघ परिवार के घोंसले तक उमा भारती लौटकर आएंगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। मगर फिलहाल वो राजनीति की रपटीली राहों से होकर गुजर रही हैं। कभी बीजेपी की तेज तर्रार नेता कही जाने वाली उमा भारती राम, रोटी और हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी की जोरदार वकालत करती थीं। लेकिन आज बीजेपी से अलग होकर उसके सिद्धांतों पर ही सवाल खड़ा करती हैं। उन्हें बीजेपी में तमाम खामियां नजर आने लगी हैं। आपको मैंने कहते सुना है कि भाजपा महिला विरोधी है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने जो कहा मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कहा कि भाजपा में कास्ट, क्लास और जेंडर बायस है। आपने हमेशा ऐसा महसूस किया है भाजपा में? मैंने कोशिश की जब मैं भाजपा में रही कि इन चीज़ों को मैं खुद ही दुरुस्त करूं और अपनी बात कहूं। भाजपा में मैंने हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कही और इसके कारण काफ़ी कुछ परिवर्तन आए भी। लेकिन वो पार्टी जितनी बड़ी हो गई, उस हिसाब से जितने परिवर्तन आने चाहिए थे वो नहीं आए। मैं उसका उदाहरण देती हूँ। आज दूसरी पंक्ति की नेताओं में उनकी पार्टी में सुषमा स्वराज है, लेकिन ये लोग उसको कहीं नहीं पूछते। आप कभी गौर से देखिए। उमा भारती किसी भी मुद्दे को सिर्फ हिंदुत्व से जोड़कर देखने वालों पर खींच जाती हैं, क्योंकि उनकी नजर में देश के सामने बेरोजगारी और जनशक्ति की मजबूती वर्तमान राजनीति की सच्चाई है। उमा भारती का मानना है कि बीजेपी का इन मुद्दों से कोई सरोकार ही नहीं रह गया है। आप उस पार्टी का एक चेहरा बन गई थी, तो आपको भी पार्टी ने पूरा मौका दिया था। उमा भारती एक आक्रामक नेता, एक बेबाक नेता, जिनकी हर बात में वजन था, वजूद था, तो आपको भी पार्टी ने मौका तो दिया था, इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म दिया था पार्टी ने। नहीं, एक समय ऐसा आया जब ऐसा मुझे लगने लगा कि मुझे अपने बारे में सोचना है कि लोगों के बारे में सोचना है। अगर मैं अपना भला देखूं तो मेरा भला भाजपा में ही था, लेकिन अगर मैं देश का भला देखूं, गरीबों का भला देखूं, तो वो भाजपा में रह के नहीं कर सकती थी। नहीं, आप तो हिंदुत्व का मुद्दा उठाती हैं, फिर वो गरीबी और नहीं, देश... ये तो आप गलत कह रहे हैं, ये तो आप गलत करते हैं। मैं हिंदुत्व के साथ दूसरे भी मुद्दे उठाती हूँ, लेकिन आप लोगों ने तय कर रखा है कि किसको किसके साथ आइडेंटिफाई करना है। चलिए, आप भाजपा से अब अलग हो गए। नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, अभी वो बात आई तो आपने मुझे कहने का मौका तक नहीं दिया। इसी से आप समझ लीजिए आप लोग कैसे करते हैं, कहाँ गलती करते हैं आप लोग। जी कहिए। मैं ये कह रही हूँ कि मैं तो जो राजनीति में आई वो सामंतवाद के विरोध लड़ते हुए आई। तब अयोध्या मुद्दा ही नहीं था जी। अयोध्या भी उस सिद्धांत का एक हिस्सा है जिसमें मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन अयोध्या के बराबर ही महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार। उमा भारती के भले ही बीजेपी में लौटने के कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन वो उन्हें सिरे से खारिज करती हैं
और इस बात का विरोध करती हैं कि लोग उन्हें उस भाजपा से जोड़कर देख रहे हैं जो सामंतवाद को आज भी बढ़ावा दे रही है। अयोध्या के साथ साथ देश की गरीबी और भुखमरी को दूर करने की बात को वो राजनीति का एक नया अध्याय शुरू करना चाहती हैं। बीजेपी के भविष्य को भारतीय जनशक्ति पार्टी के भविष्य से जोड़कर देखने वाली उमा भारती अपनी पार्टी की पहचान के लिए अभी थोड़ा और वक्त चाहती हैं। उनकी नजर में राम और रोटी के साथ न्याय होने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। उमा भारती का मानना है कि जो राम और रोटी से जुड़ी बात करेगा उनको ही भारतीय जनशक्ति का समर्थन मिल सकता है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ही क्यों ना हो। लेकिन वो बीजेपी को इस काबिल नहीं मानती। ये और बात है कि उमा भारती ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन वहाँ लगा दिया। आज वो बीजेपी को समाजवादी पार्टी से भी गई गुजरी पार्टी के रूप में देखती हैं। तो भाजपा के जरिए आप कैसे इन सबको दूर कर पा रही हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रह करके तो ना हम भ्रष्टाचार से लड़ सकते थे, ना रोटी के लिए लड़ सकते थे, ना हिंदुत्व के लिए, वहाँ तो कुछ नहीं बचा था। मतलब जिसके लिए उमा भारती ने जान लगा दी, जिस पार्टी के लिए अपना तन मन धन समर्पण कर दिया, उस पार्टी के लिए आज उमा भारती ये कहती हैं कि वो पार्टी ना तो बेरोजगारी हटाने की कोशिश कर रही है और भ्रष्टाचार से लिप्त है। नहीं, मैं जो कह रही हूँ आप सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि अभी 3-4 सालों में जो स्थितियाँ बनी हैं वो ये बनी हैं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से भी गई बीती हो गई है 3 बातों में। एक तो करप्ट और क्रिमिनल एलिमेंट के साथ में अपनी लिप्तता में। दूसरा, जैसे समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की लेकिन उन्होंने कभी मुसलमानों का भला नहीं किया, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स की लेकिन कभी हिंदुओं का भला नहीं किया। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सपा में ईमानदार नेता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, एक पार्टी का नाम ले रही हूँ मैं, सपा को एक कोई आइसोलेट नहीं कर रही हूँ मैं, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसमें ईमानदार नेता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अपने आप को ईमानदार नेता बताने वाली उमा भारती बीजेपी के लिए भी उतनी ही ईमानदार रही हैं। लिहाजा उन्हें आज भी अपनी उपेक्षा का दर्द सालता रहता है और वो बीजेपी से इतनी नाराज हैं कि उसकी तुलना जनशक्ति पार्टी से करने पर बुरी तरह नाराज हो जाती हैं। लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं तो कचोटता होगा कि जो ईमानदारी आपने भाजपा के लिए दिखाई, भाजपा आपको वापस नहीं बुला रही है। नहीं, मैंने भाजपा के लिए कोई ईमानदारी नहीं दिखाई। ईमानदारी तो मेरे चरित्र का अंग है। जो चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में भी हैं, दिल्ली में भी आप अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करें, लेकिन जहाँ जहाँ आप पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं वहाँ वहाँ भारती दिखाई दे रही हैं। हाँ, आप मेरी तुलना उन पार्टियों से कर रहे हो जो 50 साल से बनी हो, अभी 11 महीने की हूँ। आज से 15-20 साल पहले भाजपा की क्या पोजीशन होती थी? अटल बिहारी वाजपेयी 2 लाख वोट से हार गए थे ग्वालियर में चुनाव, आप याद तो करिए। और अभी 84 में हारे थे 20 साल जी, 84 की बात जी। और पूरे देश में अटल जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो पूरे देश में वो कुल जमा 2 लोकसभा सीटें जीत सके। तो मैं जिस पोजीशन में आज हूँ, आप तुलना करिए इस पोजीशन में भाजपा 40 साल में आ पाई थी। तो मैं तो सोचती हूँ कि आप मेरी पीठ ठोकिए कि मैंने इतनी मेहनत करके ये पोजीशन कैसे बना ली अपनी। तो आप कितने साल लगाने वाली हैं? किसमें? आप कह रहे भाजपा 40 नहीं, देखिए हमारा जो मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर कार्य क्षेत्र रहा है, जहाँ कार्यकर्ता से बिल्कुल निजी परिचय है, वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। और मेरी कर्म भूमि एक प्रकार से उत्तर प्रदेश थी। उत्तर प्रदेश में हमें बड़ी सफलता मिल सकती थी जनशक्ति को, लेकिन उसमें बिखराव इसलिए आया क्योंकि जैसे ही राजनाथ सिंह जी को ये भनक लगी कि मेरी पदयात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है पिछले वर्ष, तो उन्होंने तुरंत कल्याण सिंह को अपना नेता घोषित कर दिया। उसके कारण जो एक उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की पॉलिटिक्स है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, उसमें जो हमको लगता था कि एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के कारण एक विशेष समाज का हमको बहुत बड़ा वोट मिलने वाला है, उस वोट में डिवीजन कर दिया तुरंत। कभी कल्याण सिंह को सम्मान देने वाली उमा भारती आज उनकी सोच और आरोपों पर खुलकर बोलने से नहीं कतराती और हिंदुत्व के मुद्दे पर तो वो कल्याण सिंह से कतई इत्तेफाक नहीं रखती। उमा भारती हिंदुत्व के साथ रोजगार को जोड़कर मुसलमानों की भागीदारी को क्यों मानती हैं जरूरी, और आने वाले दिनों में वो भारतीय जनशक्ति पार्टी को कैसे देंगी मजबूती। उमा भारती जब सत्ता के नजदीक थी तो उनके इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन आजकल उमा भारती अकेले ही अपनी ताकत पर नया संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। उनकी घर वापसी के कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार वो बीजेपी से किसी भी समझौते के मूड में अभी नहीं है। भाजपा से बगावत कर जो भी नेता उमा भारती के रास्ते पर चला, उसे गले लगाने के लिए वो आगे आईं। योगी आदित्यनाथ में बगावत के तेवर देखकर उमा भारती उनसे भी मिलने गई, लेकिन इसके पहले ही योगी को आडवाणी मना ले गए। उमा की नजर में योगी से मिलना उन्हें उनकी ताकत से रूबरू कराना था। जिस तरह से अभी हुआ पिछले दिनों
संसद में, सदन में रोए योगी आदित्यनाथ। उसके बाद उन्होंने पाले बदले पार्टी के साथ, लेकिन उनको मना के वापस ले आया गया। आपको लगता है कि आप उन तक जाने वाली थी मिलने के लिए, आप अपना कहीं कोई ज़मीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम तो योगी आदित्यनाथ को मिलने गए ही थे, जाने वाले हम तो गए थे उनके पास। तो फिर वो तो रोए थे, हम तो इसलिए गए थे, हमने राजनीतिक बातचीत बिल्कुल नहीं की थी। मैंने तो पूछी, एक तो आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि मैं जो कह रही हूँ वही सच है, और वो साबित भी किया मैंने कहा मेरी कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। आप पूछ के देखिए योगी आदित्यनाथ से, मेरी कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई थी। मैंने तो ये कहा था कि आप योगी हैं, शेर की तरह लड़ना चाहिए, आप रोए क्यों? बस मतलब तो आप हमारी राजनीतिक बातचीत साथ जोड़ने की कोशिश कर ना, हमने नहीं की कोशिश, हमने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा आप इसका मतलब ये भी मत समझिएगा कि मैं आपको अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ। मैं जब उनको मिलने आई मैंने उनको ये भी कहा साथ। उमा भारती हिंदुत्व के साथ रोजगार को जोड़ते हुए इसमें मुसलमानों की भागीदारी की बात भी करती हैं, लेकिन वो स्वदेशी स्वराज और स्वाभिमान के अपने पुराने नारे को नहीं भूल पाई हैं और अपने अंदाज में भारत को एक मजबूत आर्थिक ताकत बनाने के नुस्खे भी बताती हैं। बात जब आरएसएस के संबंधों की आती है तो वो कुछ भी कहने से इनकार कर देती हैं। संघ के साथ आपके रिश्ते अब कैसे हैं? हम उनके रिश्तों के बारे में चर्चा नहीं करते। लेकिन क्या रिश्ते, आपको लगता है कि संघ ने आपका साथ दिया, आप अलग हुई? मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहती, मैं बोलती नहीं हूँ। मैंने कहा तो अभी भी बीजेपी ही संघ का चेहरा माना जाएगा या उमा भारती को हम मान ये आप सकते हैं? संघ को ये बात आपको संघ से ही पूछनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जिस तरह मना के वापस ले जाया गया, आपको लगता है कि आप भी वापस जा सकते हैं? मैं रूठी हुई नहीं। मैंने जो अपनी पार्टी बनाई वो रूठ के नहीं बनाई है। मैं एक विशेष प्रकार की विचारधारा पर मैं विश्वास रखती हूँ। आर्थिक तौर पर मैं स्वदेशी में विश्वास रखती हूँ। मैं इसको भी मानती हूँ कि हिंदुत्व देश का दर्शन है, लेकिन हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को हम बाहर फेंक दें। ये जरूर है कि वो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता के एक अंग हो और हमारा आपस में टकराव ना हो, और अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों पर मंदिर का निर्माण हो, लेकिन सामंजस्य के रास्ते से हो। इसलिए मैंने पार्टी बनाई। मैं नहीं रूठी हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं तो खुश हूँ। अटल जी और आडवाणी जी जब चाहे मेरे घर चाय पीने आ जाए। अटल आडवाणी को पिता का दर्जा देने वाली उमा भारती इन दिनों उनसे खासी नाराज हैं और इन दोनों की तुलना कई तरह से करती आई हैं, मगर विधवा की संज्ञा देने के मामले में साफ मुकर जाती हैं। आप अटल जी और आडवाणी जी का नाम ले रही हैं, जिनको आपने विधवा करार दे दिया कि ये तो विधवा है। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। आप एकदम भयंकर मिसकोट कर रही हैं मुझे। थोड़ा मैंने आपको कहते हुए खुद सुना है। आप मुझे भयानक रूप से मिसकोट कर रही हैं। भयानक, छोटा मोटा भी मैंने खुद आपको कहते मैं उसको रिपीट करती हूँ जो मैंने कहा। जी, मैंने कहा है कि जैसे घर में बूढ़ी विधवा बुआ की इज्जत सब करते हैं लेकिन बात नहीं मानते हैं, इन लोगों की हालत भी वैसे ही हो गई है कि इनकी इज्जत सब करते हैं लेकिन बात नहीं मानते। मतलब आपने उनकी तुलना उन विधवाओं से तो कर दी ना? किनसे? नहीं, आप कर रहे हैं वो तुलना। मैं तो ये कह रही हूँ कि जैसे उनकी इज्जत करते हैं लेकिन बात नहीं मानती। मैंने तो सहानुभूति दिखाई है उनसे। मुझे सच में सहानुभूति हुई इन विचारों से कि इतने बड़े पद पे बैठे, इन लोगों से इतनी मेहनत करवाई जाती है, इनकी बात कोई नहीं मानता पार्टी में। उमा भारती के लिए अटल, आडवाणी, बीजेपी और हिंदुत्व के मायने अब बदल चुके हैं। उनके जहन में तो बस भारतीय जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने के तौर तरीके ही गूंज रहे हैं, मगर ये साफ है कि बीजेपी से दूरी उनके आक्रामक राजनीतिक अंदाज पर भारी पड़ रही है। साध्वी उमा भारती हाल ही के अपने राजनीतिक प्रदर्शन की सच्चाई से अच्छी तरह रूबरू हैं, लिहाजा वो निराश होने से बेहतर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश करते दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में कहां पहुंचेगा उनका संगठन, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके राजनीतिक इरादे कुछ और ही संकेत करते हैं। भारतीय जनशक्ति के हालिया चुनावी प्रदर्शन से उमा भारती निराश नहीं हुई। वो अपनी ताकत से नई पार्टी को बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत करने का इरादा रखती हैं, जिसके लिए वे कुछ और वक्त मांगती हैं। व्यक्तित्व तो ऐसा है कि आप अलग होकर भी पार्टी से अलग नहीं दिखती। आप में वो कैरिज्मा, पार्टी के साथ आप इतनी अच्छी तरह से जुड़ी रही, इतनी मजबूती से जुड़ी रही। तो आप लोगों को अपना इलाज स्वयं करना पड़ेगा कि आप लोगों को मुक्त होना पड़ेगा उस छवि से। मैं तो हूँ, पार्टी बना चुकी हूँ, काम कर रही हूँ, मेरी पार्टी का बहुत बड़ा स्वरूप खड़ा हो गया है, और ये विषय में इतनी बार बोल चुकी हूँ कि भैया मैं नहीं जा रही हूँ, बल्कि कभी ऐसा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जनशक्ति में बदल जाएगी। पार्टी वापसी की बात नहीं हो रही है, घर वापसी की बात हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तो घर पे ही हूँ, मेरी कोई वापसी नहीं होनी है। मैं तो उसी विचारधारा पर स्थित हूँ जिस पे मैं 6 साल की उम्र से रही हूँ। आज भले ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनशक्ति पार्टी का जनाधार कुछ भी ना हो, लेकिन आने वाले समय में इन राज्यों में पार्टी को एक नया रूप देने के लिए उमा भारती जी जान लगा रही हैं। मतलब आप अपनी पार्टी के दम पर, मैंने आपको कहते सुना कि 3 साल में आप चमत्कार करके दिखाएंगे। मैंने ये कहा कि 3 साल के बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव होने हैं। हम मध्य प्रदेश में सरकार बना के दिखाएंगे
और 2015 में हम देश में सरकार बनाते। जब से वो अलग हुई हैं तब से उनका जो है जनाधार उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं है। इस तरह से मध्य प्रदेश में उनका जो भी जनाधार हो, चाहे इसके पहले भी था, इसलिए उत्तर प्रदेश में उनका कोई जनाधार नहीं है। हमारे हिसाब से तो उनका जनाधार बिल्कुल नील है, कोई विशेष जनाधार नहीं है। वो अपना जबरदस्ती अपना जनाधार बताएं तो अलग की बात है। मध्य प्रदेश में उतनी पकड़ अब तक नहीं बना पाई है। आप कह रहे 11 महीने का बच्चा है, ठीक है, लेकिन वहाँ आपकी पकड़ पहले से तो मजबूत थी। उमा भारती तो वहाँ की सबसे जानी मानी तेज तर्रार नेताओं में गिनी जाती है। नहीं, जब कोई व्यक्ति, देखिए जो आपने बात कही ना शुरू में, मैं तो उससे सहमत हूँ। जब कोई व्यक्ति अलग होता है तो उसको 2-3 साल तो समय लगता है अपना संगठन खड़ा करने में। लेकिन आप एक जन नेता है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता आपके साथ भी होगी, लेकिन अगर संगठन नहीं होगा ना तो जनता आप तक पहुंच नहीं पाएगी। मतलब आप संगठन के बगैर अधूरी तो हैं। नहीं तो संगठन बना रही ना मैं, इसलिए वो संगठन जिसके मतलब नहीं, उस संगठन से अलग होने के बाद आपकी तपस्या से ही मजबूती बनता है। उस संगठन से अलग होने के बाद आपकी मजबूती खत्म नहीं, हो वो गई। झुंड है। उमा भारती को इस बात से तकलीफ होती है कि लोग उनसे सिर्फ बीजेपी से अलग होने और उससे जुड़ने के बारे में ही बात करते हैं। वो कहती हैं कि बीजेपी और उनका साथ अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। नए दौर में वो सिर्फ भारतीय जनशक्ति पार्टी और उसकी मजबूती पर ही जोर देती हैं। व्यक्ति की बजाय संगठन को बड़ा मानने वाली उमा भारती विचार को सबसे अहम दर्जा देती हैं। साथ ही वो राजनीतिक पार्टियों में हावी हो रहे वंशवाद पर कैसे करती हैं प्रहार। उमा भारती अपनी विचारधारा के आधार पर भारतीय जनशक्ति पार्टी को नई ताकत देने की कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए उनके पास उनके अपने तर्क हैं। लेकिन वो ये कतई मानने को तैयार नहीं कि जिस पौध को वो तैयार कर रही हैं उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ है। शायद इसलिए वो ये कहती हैं कि वो कल रहें या ना रहें, लेकिन उनकी विचारधारा से ही भारतीय जनता पार्टी को जुड़ना पड़ेगा। व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है विचारधारा। उमा भारती मानती हैं कि बीजेपी विचारधारा से हटकर कांग्रेस के ही रास्ते पर चल रही है। यहाँ तक कि वंशवाद की राजनीति भी बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टियों से ही सीखी है। सुषमा स्वराज ने कहा कि उमा भारती भाजपा की वजह से थी, ना कि भाजपा उमा भारती की वजह से। आप क्या मानते हैं कि संगठन ज्यादा बड़ा होता है या आप बड़ी थी? नहीं, मैं मानती हूँ संगठन बड़ा होता है, इसलिए तो मैं संगठन खड़ा कर रही हूँ। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि संगठन और व्यक्ति से विचार बड़ा होता है। और मैंने सुषमा जी को इसका जवाब भी दिया है कि आप संगठन में थी, चुनाव लड़ी थी करनाल से, और आपकी जमानत जब्त हो गई थी जी। क्योंकि आपने विचारधारा का त्याग कर दिया था 84 में। पता नहीं एक चूचू का मुरब्बा ले आए थे, गांधीवादी समाजवाद। क्योंकि गांधी जी तो राम राज्य की बात करते थे, समाजवाद की बात ही नहीं करते थे। गांधी जी ने कभी समाजवाद में आस्था नहीं दिखाई, उन्हें तो राम राज्य में आस्था दिखाई। जिस विचारधारा की बात उमा भारती करती हैं, वह बीजेपी की विचारधारा से बहुत अलग तो नहीं, लेकिन उमा भारती किसी भी कीमत पर अपनी विचारधारा को ही देश की जरूरत बताती हैं, जिसमें कितनी सच्चाई है ये तय करेगी देश की जनता। उमा भारती बाहर से तो बहुत सख्त दिखती हैं, लेकिन उनकी तलखियों में भावनाओं का गुबार भी दिखता है। यही नहीं, अपने राजनीतिक सफर में वो आरएसएस से नजदीकी के मुद्दे पर भी भावनाओं में ही बहकर जवाब देती हैं। उमा भारती गुस्से में ज्यादा ही बोल जाती हैं, जिसे वो भावनाओं में आकर सच बयां कर देने वाली बात करार देती हैं। आप ये मानते हैं उमा भारती मतलब इतनी बेबाक बोलने वाली लीडर, एक जन नेता, मतलब बहुत ही आक्रामक अंदाज में हमेशा जवाब देती हैं, लेकिन वो कहती है कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो बहुत ही इमोशनल है, रो देती हैं। हाँ है ना, मैं रो देती हूँ, इमोशनल हूँ। अब वो ठीक नहीं होना, वैसे ही इसी से काम तो ये रोना आपके लिए एक हार की वजह मानी या आपका अहंकार आपके लिए हार की वजह मानी? मतलब बचपन से हूँ ऐसी, जब मैं पैदा हुई उसी दिन से, तो उस समय थोड़ी चुनाव या राजनीति थी। तो ये इमोशंस जो है ना वो व्यक्ति के जन्म के साथ होते हैं। तो ये माने कि राजनीति जो है वो योगियों के लिए बनी ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ रो देते हैं। लेकिन मैं जो जब रोती हूँ, जब हर्ट फील करती हूँ, मैं चुनौतियों के सामने रोती नहीं, रुला देती हूँ दूसरे को। मैंने रुला दिया है भाजपा का। अभी आपकी सबसे बड़ी आप देखिए, रो रहे हैं कल्याण सिंह की नहीं कि उमा भारती भाजपा का हिंदू वोट बांट रही है। इससे रोना ही साबित हुआ ना, रोया कौन, सामने वाला रोया मैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी बाजी समय से पहले हार चुकी उमा भारती अभी भी मानने को तैयार नहीं कि वो बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती। वो इस बात से भी नाइतफाकी जताती हैं कि जो बीजेपी से अलग हुआ उसका राजनीतिक वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये और बात है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश और अब दिल्ली नगर निगम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते उमा को मायूसी ही हाथ लगी। हाल ही में उमा भारती ने ये फैसला किया है कि जिन चरणों में नामांकन नहीं हुआ है उनमें वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगी। हिंदू वोटों के बंटवारे को रोकने की विश्व हिंदू परिषद की अपील के बाद किए गए उमा के इस फैसले से उनकी बीजेपी में वापसी के कयास लगने शुरू हो गए हैं।
हालांकि इस फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने उमा से नाराज होकर उनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जो लोग अलग हुए हैं उनका हश्र बुरा ही हुआ है, वो गर्त में ही गए हैं। गोविंदाचार्य को आप देख लीजिए, आप मदन लाल खुराना को देखिए, कल्याण सिंह गए वापस तो उनको आना पड़ा, वापस भाजपा में वापस आना ये पड़ा। भी बीजेपी का ही दुष्प्रचार है। अलग और भी लोग हुए हैं। फिर आपको मैं याद दिलाऊं, इंदिरा गांधी अलग हुई थी, चंद्रबाबू नायडू अलग हुए थे, जयललिता अलग हुई थी, नहीं हाँ वीपी सिंह अलग हुए थे। आप इन सब का नाम लेंगे, लेकिन अब जो मैं नाम गिना रही हूँ उनको आप देखिए, भाजपा से अलग होने के बाद वो कहाँ रहे। नहीं तो मैंने भी तो वो नाम गिनाए कि जो अलग हुए अपनी पार्टी से, वो कहाँ गए। उत्तर प्रदेश चुनाव में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं, कितना हासिल नहीं, कर उत्तर पाएंगे? प्रदेश के चुनाव में हमारा क्या रोल हो सकता है। हमारे उम्मीदवार 70 के करीब खड़े हैं, उसमें से कुछ जीतेंगे। जो स्थितियां वहाँ बनेगी, हम तो पार्टी के लिए एक स्पेस बना रहे हैं, हम जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के आप जनशक्ति का आकलन नहीं कर सकते। आपको मुझे 3 साल देने ही पड़ेंगे मेरे बारे में आकलन करने के लिए। आप लोग अनफेयर हो रहे हैं, आप नोट नहीं कर रहे इस चीज़ को। आपने बसपा को 20 साल दिए डेवलप होने के लिए, आपने ममता बनर्जी को 15-16 साल दिए हैं डेवलप होने के लिए। आप 11 महीने में ही खत्म हो गई ऐसे कर रहे हो आप लोग। बहुत बड़ा आप कहीं ट्रैप हो रहे हो भाजपा के नहीं, हम दुष्प्रचार आपको में। मौका दे रहे हैं कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको आप कह सकें कि वो गलत सोच रहे हैं। हाँ, वो गलत सोच रहे हैं और आप ट्रैप मत होइए भाजपा के दुष्प्रचार में। आप तो भाजपा से पूछिए कि जब तुम 11 महीने के थे तो तुम कहाँ थे। तुम्हारे अटल बिहारी वाजपेयी 2 लाख से हार गए थे ग्वालियर में। प्रदेश में जो राष्ट्रवादी तथ्य है, ऐसा तथ्यों में आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने से कुछ मात्रा में नुकसान होता है, जितना भी हो, मगर उन्होंने अपना प्रत्याशियों को वापस लिया, ये अच्छा है। उनको सोच करके पहले अपने साथियों से विचार विमर्श करने के बाद ही ये करना चाहिए था, कदम लेना चाहिए था। बहरहाल ये तो अच्छा कदम होगा, लेकिन उन्होंने जब वो अपना विड्रॉल भी किया था तो साफ कर दिया था वो भाजपा में प्रवेश करने के लिए कोई ये पहल नहीं है। दरअसल उमा भारती की बीजेपी में कार्यकर्ता कम, नेता के तौर पर ज्यादा पहचान बनी। उनके राजनीतिक करियर का ग्राफ जितनी तेजी से आगे बढ़ा, उतनी ही जल्दी जमींदोज भी हो गया। दरअसल ये उमा भारती ने भी स्वीकार किया है कि नैतिकता के नाम पर मध्य प्रदेश की कुर्सी से इस्तीफा देना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। फिलहाल उनका राजनीतिक करियर दांव पे लगा हुआ है। राजनीति में उनके शुभ चिंतक लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि जैसे तैसे उमा भारती को बीजेपी में शामिल कर लिया जाए। मायरी में तो लिए गोविंद मोल, ये वाक्य मीरा के हैं। आधुनिक युग की मीरा उमा भारती 5 साल की उम्र से ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को साथ लेकर चलती हैं। साथ ही वो कई राजनीतिक मूर्तियों को धूल चटाने की हसरत भी रखती हैं। लेकिन उनकी यही जद्दोजहद उनके लिए भारी पड़ गई और हाल ये है कि जाएं तो जाएं कहां। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।